किसी सामाजिक समारोह का हिस्सा बनने का अवसर मिल रहा है। जैसे ही कोरोना आया तो उसके साथ साथ एक शब्द और आया, सोशल डिस्टेंसिंग। मैंने तो शुरू में इसका विरोध किया था कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को आप सोशल डिस्टेंसिंग क्यों कह रहे हैं। भौतिक दूरी की बात थी, लेकिन नाम दिया सामाजिक दूरी। कुछ दिन बाद WHO ने खुद इस बात को महसूस किया कि हमने गलत शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि तब तक दुनिया के अधिकांश देशों में ये शब्द प्रचलित हो चुका था और इस शब्द का परिणाम हमने देखा कि बड़ी राजनीतिक सभाओं के लिए छूट थी, लेकिन सामाजिक समारोहों के लिए छूट नहीं थी। आज भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होगा या हो रहा है, उस पर जरूर प्रशासन उंगली उठा सकता है। राजनीतिक सभाओं पर कोई रोक नहीं है, लाखों की सभाएं हो रही है। आज मैं बड़ी आजादी महसूस कर रहा हूं कि उस जकड़न से हम बाहर निकले हैं और फिर से अपने समाज के साथ बैठे। आयोजक मुझे माफ करें, लेकिन मैं 2 छोटे संशोधन सुझाना चाहता हूं इस आयोजन में। हम लोग आदिवासी समाज के लोग हैं। जगह जगह पर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ बराबरी है, हम दुनिया से बेहतर समाज हैं, ज्यादा अच्छे से जीना जानते हैं। लेकिन मुझे देखकर दुख हुआ कि मंच पर एक भी महिला नहीं। अगर लैंगिक बराबरी नहीं है तो हम आदिवासी नहीं हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं आयोजकों से क्षमा मांगते हुए मैं अपनी सीट छोड़ता हूं और मैं किसी महिला से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आकर बैठें, ताकि ये मंच आदिवासियों का मंच बन सके। क्योंकि बैठे थे, बात सिर्फ मीणाओं की नहीं है, बात आदिवासियत की है। इसका बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, मेरे मोबाइल से भी वीडियो बन रहा है, हम सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। कल को लोग मुझे किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह, आपने हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगवा दिया, मंच पर थे, नीचे चले गए। आप किसी एक महिला को जगह नहीं दे सकते मंच पर, क्योंकि आदिवासियत की जो पहचान मानी गई है उनमें लैंगिक समानता भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा एक छोटा सा धन्यवाद आयोजकों का इस सुधार के लिए। दूसरा एक छोटा सा और बदलाव मैं सुझाना चाहूंगा, अगर आपको स्वीकार हो तो आप बदलें, बाकी आपकी मर्जी। देखिए, आज से 10, 15, 20 साल पहले जब मीणाओं के कार्यक्रम होना शुरू हुए, तब ये बात समझ में आती थी कि हम लोगों ने एक मीन भगवान की आरती बनाई, एक मीनेश भगवान की कल्पना की, उसकी मूर्तियां बनाना शुरू किया, मंदिर बनाने शुरू किए। लेकिन 20 साल में काफी कुछ बदल गया है, हमारा समाज काफी जागरूक हो गया है। हमारे समाज में ऐसे रत्न मौजूद हैं जिन्होंने आज हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। मसलन हमारे पास में बिरसा मुंडा है, हमारे पास में संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह है, जिन्होंने संविधान सभा में हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए जोरदार वकालत की। जब नेहरू, पटेल और तमाम लोग आदिवासियों के अधिकारों को लेकर सचेत नहीं थे, उनको बताया कि आदिवासी भी इस देश के न केवल नागरिक हैं बल्कि आपसे ज्यादा लोकतांत्रिक नागरिक हैं। आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, आप आदिवासियों से लोकतंत्र सीखिए। देश की संविधान सभा में ऐसा शख्स मौजूद था, वो शख्स जिसने 1928 के ओलंपिक में भारत की हॉकी की टीम का प्रतिनिधित्व किया, उसके कप्तान थे।
और भारत की टीम को गोल्ड मेडल मिला, जिसकी बदौलत भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की, जो हिंदुस्तान आकर आदिवासी महासभा का गठन करते हैं और संविधान सभा में हमारे अधिकारों की वकालत करते हैं। आजादी के बाद में 3 बार लगातार खूंटी से सांसद रहते हुए देश के आदिवासी अधिकारों की वकालत करते हैं। आप कह सकते हैं कि जयपाल सिंह खूंटी झारखंड के हमारे पास लोकल होना चाहिए। आप कप्तान छुट्टन लाल को रखिए, आपके पास एक से एक भैरूलाल काला बादल को रखिए, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमारे मीनेश जी की जगह अब हमारे समाज के ऐसे पुरोधाओं को जिनको हमारे पुरखों ने देखा है, जो साक्षात रहे हैं, अब हमें उनका अनुसरण करने की जरूरत है। उनकी मूर्तियां या उनका नाम लेने की कम से कम जरूरत है, उनके संघर्ष को याद करने की जरूरत है। और ये बदलाव मैंने होते देखा है। जब मैं 2010 के आसपास समारोह में जाता था, जोधपुर विश्वविद्यालय के कई गोष्ठियों में गया, आदिवासियों की गोष्ठियां सबसे पहले उन्होंने शुरू की, तो वो संक्रमण का दौर था कि वो सरस्वती की मूर्ति भी साथ में रख रहे हैं और बिरसा मुंडा की मूर्ति भी रख रहे हैं। लेकिन वो 2015 तक आते आते सरस्वती की मूर्ति हट गई और बिरसा मुंडा की मूर्ति वहां पर, जयपाल सिंह की, फिर हमारे समाज के अगवा लोगों की मूर्तियां, तस्वीरें वहां पर आ गई। ये चेतना के बदलाव का एक दौर है, संक्रमण का एक दौर है, जिसके शुरुआती स्टेज में हमें कुछ भ्रांतियां हो सकती है, कुछ संशय हो सकते हैं, लेकिन अब स्पष्टता का दौर है। अब हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। अब ये कोई भी एक बात कही जाएगी, कोई भी एक बात लिखी जाएगी, वो सोशल मीडिया से एक साथ लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी। हमारे समाज में 3-4 बड़े ऐसे फेसबुक ग्रुप हैं जिनमें 3 लाख से अधिक मेंबर हैं। आप 3 लाख में से मान के चलिए 1 लाख लोग तो बहुत सक्रिय हैं। आप जो भी बात कहते हैं वो 1 लाख लोगों तक पहुंचती है एक साथ। तो आप इस चेतना से कैसे वंचित रह सकते हैं? हमारे समाज के अगुवाओं को कैसे हम भूल सकते हैं? उनको हमको आगे रखना पड़ेगा। ये जो संक्रमण का दौर है, बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इसमें हमारे सामने चुनौती ये है कि हम बदलाव का कौन सा स्वरूप स्वीकार करते हैं, क्योंकि बदलाव 2 तरह के हो रहे हैं। बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आपने जरा सी लापरवाही बरती तो आप निश्चित तौर पर गलत ट्रैक में जाने के लिए बाध्य होंगे। बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। एक है चेतना निर्माण का दौर और दूसरा है संस्कृतिकरण का दौर। दोनों समानांतर चल रहे हैं। खासतौर पर इसमें हमारे बच्चे, नई पीढ़ी जिनको कल नेतृत्व संभालना है, वो हमारे साथ है। उनके लिए ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसमें से किसका चुनाव करें। पहले मैं दोनों को समझा दूं। अध्यापक हूं इसलिए कुछ बातें आपको कक्षा जैसी लग सकती है। एक अवधारणा है संस्कृतिकरण। ये समाज विज्ञान की बड़ी लोकप्रिय अवधारणा है। संस्कृतिकरण का तात्पर्य, एक विद्वान हुए, समाज विज्ञानी हुए, M.N. श्रीनिवास, उन्होंने कहा कि जो समाज में बदलाव होते हैं तो जो कमजोर, पिछड़े समझे जाने वाले तबके हैं, वो अपने से ऊंचे समझे जाने वाले तबकों जैसा आचरण करने लगते हैं और कुछ समय बाद वो ऊंचे होने का दावा करते हैं, ऊंचा क्लेम करते हैं, उनके आचार व्यवहार को अपनाते हैं और उनके जैसा होने का दावा करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को नहीं पता था कि मेरी जन्म तिथि भी नहीं पता। स्कूल में नाम लिखाने गए, उन्होंने लिखवा दिया कि भाई आज हमारा लड़का 5 साल का हो गया। बस लिख लिया नाम। 10 जुलाई को एडमिशन कराने गए, 10 जुलाई मेरी डेट ऑफ बर्थ बन गई। कोई जन्म पत्र नहीं है, कोई कुंडली नहीं है और ना मुझे उसकी कभी जरूरत पड़ी। लेकिन आज जब बच्चा पैदा होता है तो पहले तो हम उसकी कुंडली बनवाते हैं, जन्म पत्री बनवाते हैं, मिलान करते हैं बाद में। फिर आप
घर में कोई छोटे से छोटा ओकेजन हो, मुझे याद नहीं है हमारे घर में कभी किसी पंडित जी को बुलाने की आवश्यकता पड़ी हो बचपन में, मुझे नहीं याद। लेकिन छोटे से छोटा आयोजन हो, पंडित जी से पूछे बिना, पंडित जी को दान दक्षिणा दिए बिना पूरा ही नहीं होता आजकल किसी का भी। इसको कहते हैं संस्कृतिकरण। जो आपको टीका लगाने का शौक है, कलावा पहनने का शौक है, ये संस्कृतिकरण की देन है। आप जो गृह प्रवेश के कार्यक्रम करवा रहे हैं, जयपुर में प्लॉट लिया, मकान बनाया, ये मुहूर्त करवा दिया, गृह प्रवेश करवा दिया, आप अपने पुरखों से पूछिए क्या उन्होंने पंडित को बुला के सब कराया था? उनको क्यों नहीं जरूरत पड़ी? और माफ कीजिए मित्रों, ये कोई हमारी प्रगति की निशानी नहीं है, ये मूर्खता की निशानी है। एक हम अंधानुकरण, हम ऐसे कर्मकांडों को अपने जीवन में अपना रहे हैं जिनकी कोई सार्थकता नहीं है, जिनकी कोई वैज्ञानिकता नहीं। कैसा समाज बनाएंगे? आप अगर किसी के पिछलग्गू होंगे, किसी के पीछे चलेंगे तो कभी उसको पा नहीं सकेंगे, उसके बराबर नहीं आ सकेंगे, उसके आगे जाने का तो छोड़ ही दीजिए। आपको अपना रास्ता खुद चुनना है, आपको किसी का अनुसरण नहीं करना है, किसी का पिछलग्गू नहीं होना, किसी का भक्त नहीं होना, किसी का भी नहीं, कोई भी आपके आइडियल हो। एक विद्यार्थी की, एक नौजवान की सबसे बड़ी परिभाषा है कि उसके अंदर प्रश्नाकुलता होनी चाहिए, सवाल पूछने की जिज्ञासा। ये चीज कैसे होती है, ये चीज कैसे होती होगी? आज हमारे पास बहुत सारे सवालों के जवाब गूगल दे देता है। आज से आप 20 साल पहले की कल्पना करें, गूगल नहीं था। एक एक सवाल के लिए, मसलन मुझे कोई अगर मेरे मन में जिज्ञासा है तो मैं बीबीसी हिंदी में बुधवार को कार्यक्रम होता था रात में 8 बजे, हमसे पूछिए। उनको पोस्ट कार्ड लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, फला महासागर में ये चीज कैसे होती है, फला जगह पे ये चीज कैसे होती है। बीबीसी वाले उसका जवाब देते थे, अगर चिट्ठी का हमारी बारी आती है तो उसका जवाब देते थे। आज आपके पास वैज्ञानिक समाज बनाने के लिए, नई चेतना के लिए गूगल है, असीमित सूचनाएं हैं। हमारे माननीय पूर्व वक्ता कह रहे थे मोबाइल से बड़ा नुकसान हो गया है। मोबाइल एक क्रांतिकारी चीज है, इंटरनेट एक क्रांतिकारी चीज है, ये आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग कैसा करते हैं। अगर आप सदुपयोग करते हैं तो मेरे ख्याल से इतना अद्भुत आविष्कार आज तक नहीं हुआ। मोबाइल ने हमको ये ताकत दी, सोशल मीडिया ने हमको ये ताकत दी जिसकी हम आलोचना करते हैं कि हम बराबर हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। कई लोगों को तकलीफ होती है कि जना लिखता है आज। अरे भाई क्या दिक्कत है आपको? अगर हजारों लेखक हैं, लाखों लेखक हैं, सब लोग अपनी बात कह सकते हैं। पहले ये समझते थे कि जिसके अंदर प्रतिभा है, जन्मजात प्रतिभा, वो जन्मजात प्रतिभा कहाँ से आती थी? वो 90% तो ब्राह्मण जाति में पैदा होने से आती थी। बाकी कुछ आपका जो इलाके में आपका वर्चस्व कैसा है उससे भी कुछ प्रतिभा निर्मित हो जाती थी। आपकी अपनी काबिलियत का उसमें कोई योगदान नहीं है, आपके अभ्यास का कोई योगदान नहीं है। बस 2 मिनट। लेकिन आज हमारा समाज इतना लोकतांत्रिक हुआ है सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से कि आपके पास में आपकी मासिक आय चाहे 5,000 रुपया है, 2,000 रुपया है, आपके पास अच्छा विचार है तो आपका विचार लाखों लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। ये एक लोकतांत्रिक समय में हम जी रहे हैं। इस लोकतांत्रिक समय का सदुपयोग कीजिए अपने विचारों को आगे लाने के लिए, समाज को वैज्ञानिक बनाने के लिए। तो मैं कह रहा था कि पहला रास्ता संस्कृतिकरण का है, जिसमें हम कर्म कांडों का अनुसरण करते हैं। दूसरा रास्ता चेतना का है, नई चेतना विकसित करें। हमारी नौजवान पीढ़ी के ऊपर डबल जिम्मेदारी है, क्योंकि कोई भी हमारे समाज का, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी, किसी भी महकमे में काम करने पहुंचता है, उसके ऊपर डबल निगरानी हो जाती है। एक डबल सीसीटीवी कैमरा है। समाज की अपेक्षाएं हैं, ऊंची जातियों के लोग उसको पसंद नहीं करते, कोई जांच बिठा देंगे, आपकी प्रतिभा पे हमेशा सवाल खड़ा करेंगे, आपके अंदर मेरिट नहीं है। आपको दुगनी मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं इन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं जिन्होंने अच्छी सफलताएं प्राप्त की है, ये आपकी शुरुआत है, इसको कभी ये मत समझिएगा आज हम सम्मानित हो गए हैं, हम तो बहुत बड़े बन गए।
ये आज का सम्मान इसलिए है कि आप सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ें, आप अपने समाज को वो ऊंचाई दे जिससे समाज कल आपके ऊपर गर्व कर सके। मेहनत और ईमानदारी से, क्योंकि जरा सी भी फिसलन हुई, वो जरा सी फिसलन आपको जीरो पर ले आएगी, आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। उनके बचाने वाले ऊपर तक है, सुप्रीम कोर्ट तक और सरकार तक। हमारे बचाने वाला कोई नहीं है। आपको बहुत सावधानी से जीवन में आगे बढ़ना है, ईमानदारी से आगे बढ़ना है। समय की कमी है, वरना मैं आपको मेरिट के तर्क का खोखलापन भी बताता। जो मेरिट की बात करते हैं उनसे पूछिए कि आज जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, यानी कि जो ज़्यादा नामांकन है स्कूलों में, रजिस्ट्रेशन है, वो प्राइवेट स्कूलों में है। जो नौकरियां हैं उनका 60-70% प्राइवेट सेक्टर में है। उस प्राइवेट सेक्टर में जब ऑन द मूव गिर गया वो ये कोरोना आते ही, कोई पता नहीं कहाँ प्राइवेट सेक्टर, बहुत सारी कंपनियां उठ नहीं पा रही। जहाँ पे 100% सवर्णों का रिजर्वेशन है, 100% सिर्फ सवर्ण ही नौकरी करते हैं वहां पर। तो आपके अंदर मेरिट है तो क्यों नहीं उठाते उसको? ये मेरिट का तर्क बहुत खोखला तर्क है, बेबुनियादी तर्क है। इसलिए मित्रों, कभी इसके झांसे में ना आए, अपनी काबिलियत पर यकीन करें। ये जो सामाजिक न्याय की व्यवस्थाएं हैं इनका सम्मान करें, और इनका सम्मान का तरीका है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करें। आगे आने वाली पीढ़ियों को सही चेतना का रास्ता दिखाएं, कर्मकांडों से दूर रखें, एक वैज्ञानिक और समानता पर आधारित समाज बनाएं। तभी हमारे पुरखों का संघर्ष असली रंग में हम देख पाएंगे और अपने असली मुकाम को हासिल करेगा। आप सबने मुझे धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।